भाग 1। सुरक्षित जीवन की चुभती शुरुआत। कुवैत की चमचमाती गलियों में रंजीत कत्याल नाम का भारतीय व्यवसायी अपने आलीशान जीवन में रमा हुआ था। देश से बाहर जन्मा बढ़ा यह व्यक्ति भारत से भावनात्मक रूप से कट चुका था। उसके लिए पैसा, रसूख और पहचान ही सब कुछ थे, चाहे वह किसी भी देश में हो। उसका जीवन शानदार था, शानदार बंगला, विदेशी कारें, पार्टीज और ऊंचे अरब अधिकारियों से संबंध। लेकिन ये चमक कुछ ही दिनों में खून और बारूद की राख में बदलने वाली थी। 1990 का अगस्त। दुनिया ने तेल की भूख के लिए एक तानाशाह को खुला छोड़ दिया और सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। रंजीत का जीवन एक खौफनाक मोड़ लेने वाला था। रंजीत को शुरुआत में भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि यह राजनीतिक ड्रामा है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसके बंगले के सामने टैंक आ खड़े हुए और बगल वाले ऑफिस से एक भारतीय को गोली मार दी गई, तो उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई अब हर आम और खास को निगल जाएगी। भारतीय समुदाय की बदहाली। कुवैत में 1,70,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए थे। घरेलू कामगार, इंजीनियर, छोटे दुकानदार, ड्राइवर, नर्स और बच्चे। अचानक वे सभी अनाथ हो गए। न पासपोर्ट काम कर रहे थे, न ही भारतीय दूतावास, जो खुद भाग चुका था। लोगों को पानी, राशन, दवा और छत की जरूरत थी, और उस भीड़ में से किसी ने मदद की उम्मीद रंजीत कत्याल से की। जिस व्यक्ति ने कभी भारत को एक कमजोर देश समझा था, अब वही व्यक्ति उनके लिए आखिरी उम्मीद बनने वाला था। भाग 2। संकट के सागर में उम्मीद की तलाश। एयरलिफ्ट कथा भाग 2। लगभग 5,000 शब्दों की कथा शैली में। कुवैत पर पूरी तरह कब्जा। जैसे ही 2 अगस्त 1990 की सुबह हुई, इराकी सेना ने कुवैत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। टैंक सड़कों पर घूम रहे थे, बंदूकधारी सैनिक हर नुक्कड़ पर तैनात थे। कुवैत की सरकार पल भर में गायब हो चुकी थी, और कुवैत के नागरिकों के लिए अब कोई अधिकार, कोई कानून नहीं बचा था। अजनबी बनता अपना देश। भारतीय दूतावास के कई अधिकारी भाग चुके थे या छुपे हुए थे। कुवैत में फंसे लाखों भारतीयों को अचानक यह महसूस हुआ कि वे न घर के रहे न घाट के। एयरलाइंस बंद, फोन बंद, बैंक बंद। एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा था, दुकानें बंद हो चुकी थीं, और पेट्रोल तक सिर्फ इराकी सेना की गाड़ियों को मिल रहा था। रंजीत कत्याल, जिसने अब तक खुद को अरबों के बीच बड़ा समझा था, अचानक अपने ही शहर में पराया बन गया। पहला मोर्चा, फंसे हुए कर्मचारियों की देखभाल। रंजीत के पास उसकी कंपनी में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की लंबी फहरिस्त थी, जो सभी अब खाने, पानी और रहने के लिए उस पर निर्भर हो गए थे। उसने शुरू में इस जिम्मेदारी को नकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी अमृता, जो शांत लेकिन दृढ़ थी, ने उसे याद दिलाया, कभी किसी ने तुमसे कुछ मांगा नहीं था, और अब जब मांग रहे हैं तो क्या मुंह मोड़ोगे। यह वाक्य रंजीत को अंदर तक झकझोर गया। उसने कुछ गार्ड्स को जमा किया, अपने घर के गैराज को खाली करवाया, और धीरे धीरे वहां भारतीयों को लाकर शरण देना शुरू किया। शुरू में कुछ दर्जन लोग थे, लेकिन देखते ही देखते वह संख्या सैकड़ों में बदल गई। इराकी सैनिकों की बर्बरता। इराकी सैनिक जब तब घरों में घुस आते, महिलाओं को डराते, बच्चों को धमकाते। एक बार तो रंजीत के ही घर पर एक सैनिक घुस आया और उसकी बेटी को छूने की कोशिश की। उस दिन रंजीत ने अपने डर को ताक पर रखकर उस सैनिक को धक्का दे दिया। यह घटना बड़ी बन सकती थी, लेकिन किस्मत से वह सैनिक डरकर भाग गया। उस दिन के बाद रंजीत को समझ में आ गया कि डर के आगे कुछ नहीं, और अगर ये लोग बचेंगे तो किसी एक की हिम्मत से ही बचेंगे। दूतावास के संपर्क की कोशिश। रंजीत ने भारतीय दूतावास से संपर्क की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने बगदाद स्थित भारतीय राजदूतावास में फोन लगाया, और वहां से एक वरिष्ठ अधिकारी कौशल सिरोही से संपर्क हुआ। कौशल ने बताया कि भारत सरकार अब तक किसी ठोस योजना पर नहीं पहुंची है, और वहां से किसी भी प्रकार की मदद मिलना मुश्किल है। रंजीत ने झल्लाकर कहा, क्या हम आपके लिए नागरिक नहीं हैं? क्या हमें मरने के बाद पहचान मिलेगी? कौशल ने केवल इतना कहा, आपको जो करना है खुद करना होगा। एक नई पहचान की शुरुआत। उस रात रंजीत को नींद नहीं आई। उसने अपने कर्मचारियों, अपने व्यापार और अपनी संपत्ति को देखा, और यह जाना कि उसके पास सब कुछ है।
लेकिन अगर इन लोगों के साथ कुछ हो गया तो उसका होना ही व्यर्थ हो जाएगा। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ एक व्यवसायी नहीं रहेगा, बल्कि एक नेता, एक प्रवक्ता और सबसे महत्वपूर्ण एक भारतीय बनेगा। दूसरे भारतीयों को एकत्र करना। अब रंजीत सिर्फ अपनी कंपनी तक सीमित नहीं रहा। उसने अन्य कंपनियों, कॉलोनियों और टेंटों में फंसे भारतीयों से संपर्क करना शुरू किया। एक अस्थायी रजिस्टर बनवाया गया जिसमें हर भारतीय का नाम, पासपोर्ट नंबर और लोकेशन दर्ज की जाती। एक स्कूल की खाली इमारत को अस्थायी कैंप में बदला गया। वहां रहने, खाने और दवाओं की व्यवस्था शुरू हुई। भोजन और दवाओं की किल्लत, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी भोजन और दवाएं। दुकानों में कुछ नहीं बचा था और इराकी सैनिक किसी को बाजार तक नहीं जाने देते थे। ऐसे में रंजीत ने एक साहसी कदम उठाया। वह सीधे इराकी सैन्य अधिकारियों से मिला। कुछ पैसों, प्रभाव और हिम्मत के बल पर उसने कुछ जरूरी चीजों की अनुमति ले ली और फिर रात के अंधेरे में गाड़ियों में छिपाकर राशन मंगवाया जाने लगा। भारत सरकार की उदासीनता। रंजीत को उम्मीद थी कि भारत सरकार जल्द कुछ करेगी, लेकिन दिनों तक कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुई। फोन उठाए नहीं जा रहे थे, फाइलें पास नहीं हो रही थीं और नेता सिर्फ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं कहकर चुप बैठे थे। इस बीच कुछ धनी भारतीय परिवारों ने अरब देशों के जरिए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गरीब मजदूर पीछे छूट गए। रंजीत ने यह देखा, समझा और तय किया, अब यह केवल पलायन नहीं बल्कि एक संगठित मिशन होगा। अगले भाग में आप पढ़ेंगे कैसे रंजीत ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद की गुहार लगाई, कैसे उसने जॉर्डन बॉर्डर तक पहुंचने की योजना बनाई और कैसे एक सामान्य आदमी ने 1,70,000 भारतीयों को एक राष्ट्र की तरह एकत्र किया। भूमिका। 2 अगस्त 1990 के बाद कुवैत के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। हर ओर आतंक, डर और असुरक्षा फैली हुई थी। भारतीयों के लिए कोई आश्रय नहीं बचा था और सबसे चिंताजनक बात यह थी भारत सरकार की चुप्पी। कुवैत में मौजूद 1,70,000 से अधिक भारतीयों के लिए हालात लगातार गंभीर हो रहे थे। कोई बाहर जाने की कोशिश करता तो इराकी सैनिक गोली चला देते। शहर की गलियों में लाशें बिछ रही थीं और उस शहर में, जो कभी रंजीत कत्याल के लिए व्यापार का स्वर्ग था, अब वह एक खुले युद्ध का मैदान बन चुका था। रंजीत का संकल्प और आत्मसंघर्ष। रंजीत कत्याल, जो कभी अपने आप को भारत से ऊपर समझता था, अब हर सांस के साथ खुद को एक भारतीय ही महसूस करता जा रहा था। संकट ने उसकी चेतना को जगा दिया था। जब लोग उससे मदद की उम्मीद करने लगे तो उसे यह भी एहसास हुआ कि यह सिर्फ उनकी जान की लड़ाई नहीं है, यह उसकी आत्मा की भी परीक्षा है। रातों को वह जागता, आने वाले खतरों को सोचता और योजनाएं बनाता, लेकिन हर योजना के पीछे एक सवाल रहता, क्या मैं यह सब कर पाऊंगा? अमृता ने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हारा डर इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, अगर तुम उसे दिशा दो। संयुक्त राष्ट्र और विदेशी दूतावासों से संपर्क। अब रंजीत को समझ आ गया था कि केवल भारत की सरकारी मशीनरी पर निर्भर रहना आत्मघाती होगा। उसने अपने पुराने संपर्कों को जगाना शुरू किया। कुछ ब्रिटिश व्यापारियों, अमेरिकी पत्रकारों और जॉर्डन के व्यापारियों से संपर्क साधा। उन्होंने उसे सुझाव दिया, जॉर्डन की सीमा अभी खुली है और वहां से शरणार्थी कैंप्स बन चुके हैं। अगर वह कुवैत से लोगों को वहां तक पहुंचा सके तो आगे भारतीय सरकार को उन्हें भारत लाने में मदद करनी ही होगी। यह बात रंजीत को एक सुनहरी किरण की तरह लगी। योजना, कुवैत से जॉर्डन तक का सफर। रंजीत ने अब एक विस्तृत योजना बनाई। 1. शरणार्थियों को कुवैत शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर एकत्र किया जाए। 2. वहां से एक संगठित ट्रक, बसों और कारों का काफिला तैयार किया जाए। 3. जॉर्डन सीमा पार करके अमान, जॉर्डन कैपिटल में स्थित UNHCR कैंप में पनाह ली जाए। 4. वहां से भारत सरकार से मांग की जाए कि वह इन नागरिकों को भारत वापस लाने की व्यवस्था करे। लेकिन यह कोई आसान रास्ता नहीं था। रास्ते में इराकी चेकपोस्ट्स थीं। गर्मी में सफर करना मौत को दावत देने जैसा था। लोगों में अब भी भ्रम था, कुछ भागना चाहते थे, कुछ छुपे रहना। भय और अफवाहें। कुवैत की गलियों में भयानक अफवाहें फैलने लगी थीं। इराकी सैनिक भारतीयों को बंदी बना रहे हैं।
भारत सरकार ने सभी नागरिकों को छोड़ दिया है। भारत ने सद्दाम से समझौता कर लिया है। रंजीत को यह समझ आ गया कि सबसे पहले भाग 3 जॉर्डन की राह, मौत की स्याही में लिखा रास्ता। पहले पन्ने से आगे नेतृत्व की असली परीक्षा। रंजीत कत्याल अब एक व्यापारी नहीं रहा था, बल्कि कुवैत में फंसे हजारों भारतीयों का मार्गदर्शक बन चुका था। जहां सरकारें चुप थीं, वहां एक अकेला नागरिक खड़ा था अपने जैसे हजारों के लिए। उसकी आवाज अब आदेश नहीं थी, बल्कि उम्मीद का घोष बन गई थी। लेकिन अब समस्या केवल छत और खाना नहीं थी। अब सवाल था, भारत कैसे पहुंचा जाए। पहली योजना, बॉर्डर पार करके जॉर्डन पहुंचना। कुवैत अब पूरी तरह इराक के नियंत्रण में था, लेकिन जॉर्डन की सीमा अभी खुली थी। वहां से भारत लौटने की एक धुंधली संभावना दिखती थी। रंजीत ने एक योजना बनाई। हमें इन सबको धीरे धीरे चुपचाप बसों में भरकर जॉर्डन बॉर्डर तक पहुंचाना होगा। वहां से अगर किसी तरह फ्लाइट मिले तो भारत पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस योजना के सामने खड़ी थीं अनेक बाधाएं। इराकी चेकपोस्ट्स, हर 20 से 25 किलोमीटर पर सैनिक तैनात थे। बिना अनुमति कोई बस सीमा तक नहीं पहुंच सकती थी। ड्राइवरों की कमी, स्थानीय ड्राइवर डर चुके थे। कोई भी जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। राशन और फंडिंग, हजारों लोगों के लिए पानी, सूखा खाना और दवाएं जुटाना आसान नहीं था। भारतीय समुदाय की एकजुटता। रंजीत ने इस योजना की जानकारी अन्य भारतीय व्यापारियों, नर्सों, डॉक्टरों और इंजीनियरों को दी। सभी ने मिलकर एक आपदा समिति बनाई, जिसमें राशन, दवाओं और दस्तावेजों का प्रबंधन किया गया। एक वृद्ध प्रोफेसर, श्री प्रकाश मेहता, ने पासपोर्टों की लिस्टिंग का काम संभाला। उन्होंने कहा, हम अब लोग नहीं हैं, हम एक लघु राष्ट्र हैं। हमारी सीमा हमारी बसें हैं और नेता अब तुम हो रंजीत। यह सुनकर रंजीत को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह अब केवल मदद नहीं कर रहा, बल्कि इतिहास गढ़ रहा है। एक अवसर, एक उम्मीद, संजीव कोहली। इस पूरे संकट के बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में काम करने वाला एक निम्न स्तरीय अधिकारी था संजीव कोहली। वह दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में बैठा फोन कॉल्स और अपीलों को इकट्ठा कर रहा था और अकेले दम पर भारतीयों की स्थिति का खाका तैयार कर रहा था। जब उसके अधिकारी ऊपरी मंजिलों में बैठकर नाश्ते कर रहे होते, संजीव कोहली अकेले बैठकर कुवैत में फंसे भारतीयों की सूची बनाता, पासपोर्ट नंबर, लोकेशन और नाम मेल करता और फिर भारतीय एयरलाइंस से संपर्क करने की कोशिश करता। लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिलता, सरकारी आदेश नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। संजीव हताश नहीं हुआ। उसने तय किया, वह सीधे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक यह अपील पहुंचाएगा। जया और अन्य भारतीय महिलाएं। इधर कुवैत में रंजीत के साथ एक महिला जया, जो एक नर्स थी, सबसे ज्यादा सक्रिय रही। उसने घायलों के इलाज, बच्चों की देखभाल और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित की। रंजीत एक रात उससे पूछ बैठा, तुम इतना कैसे कर लेती हो? जया मुस्कुराकर बोली, मैं उस देश से हूं जहां औरतें देवी मानी जाती हैं और जब जरूरत होती है हम रक्षक भी बन जाती हैं। उस जवाब ने रंजीत के भीतर कुछ बदल दिया। उसकी नजर अब उस हर चेहरे में भारत की आत्मा देखने लगी थी। पहली बस की परीक्षा। 3 दिन की तैयारी के बाद पहली बस रवाना हुई, कुल 80 लोगों के साथ। बस के आगे रंजीत की गाड़ी थी, जिसमें एक नकली कुवैती परमिट दिखाकर वह चेक पोस्ट पार करने की कोशिश करता। इराकी सैनिक ने रोका। किधर जा रहे हो? रंजीत ने जवाब दिया, ये मजदूर हैं, ऑयल टैंकिंग प्लांट पर भेजा गया है, इराकी सरकार की मदद कर रहे हैं। सैनिक शक में पड़ गया, लेकिन पैसे और प्रभाव के चलते पहली बस सुरक्षित जॉर्डन की सीमा पार कर गई। यह एक आशा की किरण थी। सैकड़ों बसों का संचालन एक छिपी क्रांति। इसके बाद धीरे धीरे हर रात 4 से 5 बसें रवाना होने लगीं। हर बस का मार्ग नया होता, जिससे एक ही रास्ते से बार बार जाने पर संदेह न हो। बसों में बैठते बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी की गोद में रोटियों का टिफिन होता, किसी की गोद में बीमार नवजात, लेकिन हर किसी की आंखों में एक ही चीज थी, भारत वापस लौटने की उम्मीद। रंजीत अब सिर्फ एक योजना चला नहीं रहा था, वह एक पूरी पलायन क्रांति को नेतृत्व दे रहा था।
रंजीत की छवि का बदलाव। जिस व्यक्ति को कभी घमंडी भारतीय अमीर कहा जाता था, अब उसी को लोग भैया, बाबूजी, भाई साहब कहने लगे। किसी ने कहा, भाई साहब, आपने तो दूसरा गांधी बना दिया है खुद को। रंजीत हंसकर बोला, मैं गांधी नहीं, मैं सिर्फ एक जिम्मेदार आदमी बन रहा हूं। भारत सरकार की पहली बैठक। उधर दिल्ली में संजीव कोहली ने प्रधानमंत्री कार्यालय में दाखिल होकर रिपोर्ट सौंपी। 1,70,000 भारतीय फंसे हैं और 4,000 से अधिक अब तक सीमा पार कर जॉर्डन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री पहले तो हैरान हुए, लेकिन संजीव ने एक वाक्य कहा, सर, हमने एक बार बांग्लादेश के लिए 10 लाख लोगों को शरण दी थी, क्या आज हम अपने 1,70,000 को बचा नहीं सकते? इसके बाद एक उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई गई। अब भारत की सरकार जाग चुकी थी। रंजीत और भारत सरकार का सीधा संपर्क, भारतीय एयरलाइंस की सबसे बड़ी मानवीय उड़ान की तैयारी। वह घड़ी जब आसमान पर उड़ता विमान बना भारत लौटने की अंतिम आशा, दिल्ली से जॉर्डन तक सुरक्षित रास्ते की मांग। जैसे जैसे रंजीत की योजना सफल होती गई और हजारों भारतीय बसों के जरिए जॉर्डन बॉर्डर तक पहुंचने लगे, वैसे वैसे एक नई चुनौती सामने आई। अब इन शरणार्थियों को भारत वापस कैसे लाया जाए? जॉर्डन की राजधानी अम्मान के पास एक अस्थायी कैंप बना दिया गया था, जहां हजारों लोग टेंटों में, खुले मैदानों में, रेलवे पुलों के नीचे और सड़क किनारे जी रहे थे। यह एक मानवीय त्रासदी थी। भूखे, बीमार, डरे हुए चेहरे हर तरफ थे। बच्चे माँ बाप से बिछड़ चुके थे, महिलाएं सुरक्षाहीन और बुजुर्ग बेसहारा। अब जरूरत थी हवाई जहाजों की, और वो भी एक दो नहीं, सैकड़ों की। रंजीत और संजीव का पहला संपर्क। इसी बीच रंजीत को संजीव कोहली का संदेश मिला। संजीव ने न सिर्फ भारत सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर किया था, बल्कि अब वह सीधा रंजीत से समन्वय कर रहा था। फोन पर पहली बार जब दोनों ने बात की तो ऐसा लगा जैसे दो अजनबी एक ही युद्ध के दो मोर्चों से लड़ रहे हों। संजीव ने कहा, हम अब राजनीतिक मंजूरी के बहुत करीब हैं, बस कुछ और दस्तावेज और नामों की सूची चाहिए। रंजीत ने संजीव को बताया कि उन्होंने लगभग 1 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया है, पासपोर्ट नंबर, लोकेशन और उनकी प्राथमिकता, बीमार, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे आदि। यह सुनकर संजीव हतप्रभ रह गया। वह समझ गया कि रंजीत सिर्फ नेतृत्व नहीं, एक पूरा ऑपरेशन चला रहा है। एयर इंडिया की हिचकिचाहट। संजीव अब लगातार एयर इंडिया और सिविल एविएशन मंत्रालय के संपर्क में था, लेकिन समस्या यह थी, जॉर्डन कोई सामान्य हवाई मार्ग नहीं था। कुवैत या इराक के ऊपर से उड़ानें प्रतिबंधित थीं। एयर इंडिया के पास इतना लॉजिस्टिक और स्टाफ नहीं था। संजीव ने अंततः प्रधानमंत्री से विशेष आग्रह किया। यह सुझाव दिया गया कि सरकारी आदेश जारी कर एयर इंडिया को बाध्य किया जाए और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जाए। 3 दिन की कड़ी माथापच्ची और कैबिनेट की मीटिंग के बाद अंततः भारत सरकार ने घोषणा की, हम अपने हर नागरिक को वापस लाएंगे, चाहे हमें 100 बार उड़ान भरनी पड़े। इतिहास की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन योजना का आरंभ। 20 अगस्त 1990 को पहली उड़ान अम्मान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। यह न केवल आशा की किरण थी, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन था। रंजीत, जो अब तक जमीन पर लड़ रहा था, पहली बार एयरपोर्ट पर खड़ा होकर भारतीय विमानों को आते देख रहा था। आकाश में उड़ता हर तिरंगे वाला जहाज एक माँ की गोद था जो अपने बच्चों को लेने आई थी। हर उड़ान एक जीवन, हर टिकट एक कहानी। प्रत्येक उड़ान में लगभग 350 से 400 यात्री समाये जाते। प्राथमिकता दी जाती बीमारों को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों और बुजुर्गों को, उन लोगों को जिनके पास भारत में कोई नहीं था। हर टिकट के पीछे एक कहानी थी। किसी माँ का बेटा पहली बार भारत की जमीन पर पांव रखने वाला था। कोई बच्चा पहली बार हिंदी बोलने जा रहा था। रंजीत की सबसे कठिन रात। एक रात ऐसा हुआ कि कुछ लोग जबरन लाइन तोड़कर विमान में चढ़ने लगे। भीड़ आक्रोशित थी। कुछ ने रंजीत को गालियां दी, तेरा नाम पहले आ गया ना, अब तू हमें छोड़ रहा है। रंजीत चुप रहा। फिर उसने माइक उठाया और बोला, मैं सबसे आखिरी उड़ान से जाऊंगा। जब तक आप सब नहीं निकलते, मैं यहां से एक कदम नहीं हटूंगा। इस घोषणा ने भीड़ को शांत कर दिया। लोगों की आंखों में आंसू थे। वे अब रंजीत को नेता नहीं, भाई कहने लगे।
सरकार, जनता और रंजीत एक नया राष्ट्र मनोभाव। संजीव और रंजीत अब रोजाना बात करते। जहां दिल्ली में सरकार कार्यवाही कर रही थी, वहीं रंजीत फील्ड पर हर बात का जवाब दे रहा था, बिना किसी राजनीतिक लाभ की चाहत। बिना मीडिया के कैमरे, रंजीत और उसके जैसे कई अनजाने लोग एक राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे। जया का बलिदान। एक दिन कैंप में फूड पॉइजनिंग फैल गई। जया, जो पिछले कई हफ्तों से सोए बिना काम कर रही थी, खुद बीमार हो गई। उसे अस्पताल ले जाने का समय नहीं बचा। वह रंजीत का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना बोली, मुझे यकीन है तुम सबको घर पहुंचा दोगे। और उसी रात वह शहीद हो गई। रंजीत के लिए यह व्यक्तिगत नुकसान अब राष्ट्रीय जिम्मेदारी में बदल चुका था। एक दिन, एक राष्ट्र, एक आंसू। रंजीत हर उड़ान को देखता था, लेकिन खुद एक पर नहीं चढ़ता। उसने वादा किया था। और फिर 87वीं उड़ान, अंतिम उड़ान। 1,70,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाने का सपना पूरा हो चुका था। 87वीं उड़ान, वह सुबह जो इतिहास बन गई। 1,70,000 भारतीय नागरिक अब तक सुरक्षित भारत लौट चुके थे। 87वें दिन 87 उड़ानें, दर्जनों बसें, अनगिनत राशन की गाड़ियों और एक अधूरी नींद, इन सबका एक ही सूत्रधार था, रंजीत कत्याल। अब समय था उसकी खुद की वापसी का। लेकिन यह वापसी किसी जीत के उद्घोष की तरह नहीं थी। यह एक खामोश विदाई थी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जैसे हजारों लोगों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अंतिम उद्यान में बैठने से पहले एयरपोर्ट पर रंजीत अकेला खड़ा था। उसके पास कोई बैग नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सामान नहीं। उसकी आंखों में थकावट थी, मगर भीतर एक शांति। वह एक कोने में बैठा था जब एयर इंडिया का कर्मचारी उसके पास आया और बोला, सर, आप चाहें तो फर्स्ट क्लास में बैठ सकते हैं। ये विशेष सीट सिर्फ आपके लिए तय की गई है। रंजीत ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, मुझे वहीं बैठना है जहां वे सब बैठे थे, क्योंकि मैं उन्हीं का हिस्सा हूं। आखिरी बार कुवैत की जमीन को देखना। वह विमान की खिड़की से बाहर देखता रहा। रेत से ढके मैदान, बंदूकें उठाए सैनिक, और वही रेगिस्तान जिसने उसे पैसे की दुनिया से सच्चाई की जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी आंखों में उन सभी चेहरों की झलक थी जिन्हें वह पीछे छोड़ चुका था। जया, वह बच्चा जो उसके गले लगकर रोया था, वह बुजुर्ग जो उसे बेटा कहकर आशीर्वाद देते थे। यह सिर्फ उड़ान नहीं थी, यह जीवन की परिभाषा से उसके पलायन का क्षण था। भारत की जमीन पर पहला कदम। जब रंजीत का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, तो बाकी यात्रियों के लिए यह उत्सव का क्षण था। किसी ने जमीन चूमी, कोई फोन पर परिवार को चीख कर बताने लगा, किसी ने आंखें बंद कर भगवान का नाम लिया। और रंजीत, वह सबसे आखिरी व्यक्ति था जो विमान से उतरा। कोई कैमरा नहीं, कोई माला नहीं, कोई स्वागत नहीं। वह चुपचाप उतरा, एक कोने में खड़ा हुआ और फिर निकल पड़ा। भारत में परायापन। भारत में किसी को नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन है। मीडिया में नाम भी नहीं आया। सरकार ने एयरलिफ्ट का क्रेडिट तो लिया, लेकिन उस गुमनाम नागरिक का जिक्र नहीं किया जो इसकी आत्मा था। वह चला गया, ना किसी पुरस्कार के लिए, ना प्रसिद्धि के लिए। वह वापस एक आम नागरिक बन गया। संजीव कोहली की श्रद्धांजलि। कुछ हफ्तों बाद संजीव कोहली ने एक ऑफिशियल फाइल में रंजीत का नाम दर्ज किया। रंजीत कत्याल, सिविलियन कमांडर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इवैक्यूएशन इन हिस्ट्री। यह नाम सरकारी दस्तावेजों में था, पर आम जनता को कभी नहीं बताया गया। संजीव ने अपने निजी डायरी में लिखा, अगर देश को वाकई किसी को भारत रत्न देना हो तो ये आदमी पहले पंक्ति में होना चाहिए, लेकिन ये आदमी खुद शायद ये सबसे आखिर में चाहता है। रंजीत की नई जिंदगी। रंजीत ने दिल्ली के पास एक छोटे शहर में खुद को स्थापित कर लिया। अब वह एक एनजीओ चलाता था, प्रवासी भारतीयों के अधिकारों के लिए। उसने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वह जो करता, चुपचाप करता। कभी कभी कोई पहचान जरूरी नहीं होती। कभी कभी राष्ट्रभक्ति नारे में नहीं, बल्कि काम में होती है। रंजीत ने कोई तिरंगा लहराकर भाषण नहीं दिया, पर उसने हजारों भारतीयों को उस तिरंगे के नीचे वापस लाकर खड़ा किया। अंतिम दृश्य एक प्रेरणा। एक बार एक युवा पत्रकार ने रंजीत से पूछा, आपने इतना सब किया, फिर भी अपना नाम क्यों छुपाया? रंजीत मुस्कुराया,
और कहा, जब कोई भारतीय विदेश में संकट में होता है और भारत उसे वापस लाता है, तब बस ये समझ लेना कि वहां कोई रंजीत फिर से जी रहा है। अब तक के भागों में हमने देखा, कुवैत पर हमले से लेकर रंजीत की आत्मा के बदलाव तक, और फिर भारत के लिए दुनिया के सबसे बड़े एयरलिफ्ट ऑपरेशन तक, कुवैत की तबाही, दिल्ली की राजनीति। कुवैत में जहां चारों ओर गोलियों की गूंज थी, वहीं दिल्ली के सत्ता गलियारों में शांति से चाय पीते मंत्री चर्चा कर रहे थे। ये संकट लंबा चलेगा, हमारे लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी बनेगा, अमेरिका क्या सोच रहा है। भारत सरकार तब के समय में तेल की निर्भरता, विदेशी संबंध और भीतरू विपक्ष से घिरी हुई थी। उनके लिए यह एयरलिफ्ट मानवीय मुद्दा था जरूर, लेकिन उससे ज्यादा राजनीतिक संवेदनशीलता बन चुकी थी। अधिकारी तैयार नहीं थे, उन्हें डर था, अगर एक आदमी के भरोसे ये काम हुआ तो हमारी भूमिका कहां जाएगी। लेकिन जैसे ही मीडिया में कुछ कुवैती भारतीयों के परिवारों की चीखें, लापता होने की खबरें और शवों की तस्वीरें आने लगीं, सरकार पर जन-दबाव बनने लगा। संजीव कोहली की रफ्तार, इस पूरे राजनीतिक भ्रम में एकमात्र आवाज जो दृढ़ता से संकट से लड़ रही थी, वह थी संजीव कोहली। वह अब मात्र सरकारी अफसर नहीं रहा, बल्कि एक निजी मिशन पर था। वह हर रोज एयर इंडिया से संपर्क करता, विदेश मंत्रालय को फॉलोअप करता, सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट लेता और हर बात की जानकारी सीधे रंजीत तक पहुंचाता। उसने स्वयं कहा था, अगर रंजीत जमीन का योद्धा है तो मैं उसके पीछे बैठे रेडियो का सिपाही हूं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका की भूमिका, इस पूरे संकट में अमेरिका की स्थिति बहुत पेचीदा थी। वे चाहते थे कि इराक को सबक सिखाया जाए, लेकिन सीधा हस्तक्षेप करना उनके लिए राजनीतिक जोखिम था। भारत को बार बार चेतावनी दी जा रही थी, इराकी सेना के खिलाफ कोई भी कदम आपके तेल समझौतों पर असर डालेगा। भारत सरकार दो हिस्सों में बांटी हुई थी। एक पक्ष चाहता था कि चुपचाप अपने नागरिकों को निकाल लिया जाए, दूसरा पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आक्रामक कूटनीति की मांग कर रहा था। और इन सब के बीच रंजीत कत्याल जैसे लोग, जिन्हें कोई आधिकारिक पहचान नहीं थी, असली लड़ाई लड़ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र और भारत की संयुक्त कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र को जब कुवैत में फंसे भारतीयों की हालत का पता चला तो उन्होंने मानवता के आधार पर हस्तक्षेप की बात की। भारत ने तब अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाते हुए यूएन के साथ एक प्रस्ताव पर काम शुरू किया। सीमित समय के लिए मानवीय मार्ग खुलवाया जाए, भारतीय विमानन कंपनियों को जॉर्डन में उतरने की अनुमति दी जाए, इराकी चेकपोस्टों पर सुरक्षा की गारंटी मिले। यह सब आसान नहीं था, लेकिन एक देश जो हमेशा गैर सैन्य नीति पर चलता रहा था, उसने दिखाया कि दबाव के बिना भी प्रभाव संभव है। मीडिया की शक्ति और जनता का उबाल। जैसे जैसे दिल्ली के न्यूज़ चैनलों पर खबरें चलने लगीं, कुवैत में हजारों भारतीय भूखे हैं, पानी के लिए महिलाओं की मारामारी, बच्चों की मौत पर चुप भारत सरकार। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। युवाओं ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए, #Bring Indians Home, #Kuwait Crisis India Wake Up। हर जगह एक ही सवाल था, हमारे देशवासी संकट में हैं और हम चुप क्यों हैं। राजनीति और मानवीय मूल्यों की टकराहट। सरकार पर इतना दबाव बढ़ा कि उसे रोजाना प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने खुद राष्ट्रीय प्रसारण में कहा, भारत अपने एक एक नागरिक को वापस लाएगा, यह हमारा वादा है, कर्तव्य है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ अफसर यह भी सोच रहे थे, कहीं यह सारा श्रेय उस रंजीत को न मिल जाए। इस बात ने कई उच्चाधिकारियों को ईर्ष्यालु और चुपचाप विघ्न डालने वाला बना दिया। रंजीत का टकराव। एक बार रंजीत ने एयर इंडिया के ऑपरेशन हेड से बात की। उसने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि लोगों को समय से टिकट मिले और कोई दोबारा भीख न मांगे। जवाब में अधिकारी ने कहा, आप अफसर नहीं हैं रंजीत जी, हमें आपके कहने से काम नहीं करना। रंजीत ने बस इतना कहा, जब मैं बोलता हूं तो मेरे पीछे हजारों भूखे लोग खड़े होते हैं और उनकी चुप्पी मेरी ताकत है। अंदरूनी साजिशें और अफसरशाही की रुकावटें। कुछ सरकारी अफसरों ने कोशिश की कि ऑपरेशन धीमा हो जाए, कुछ मीडिया में फर्जी खबरें फैलाने लगे,
कि रंजीत अपना नाम चमकाने की कोशिश कर रहा है, पर सच ये था कि रंजीत का नाम न पहले किसी को मालूम था, न बाद में किसी ने जाना। उसने न कोई इंटरव्यू दिया, न किताब लिखी, न याचिका डाली। संजीव की चेतावनी। संजीव ने एक दिन रंजीत को फोन पर कहा, आपको अब देश लौटकर राजनीति में आ जाना चाहिए, लोग आपको सुनना चाहते हैं। रंजीत ने जवाब दिया, मैं लौटूंगा, मगर कैमरे पर नहीं, अपने लोगों के बीच। मेरा नाम कहीं दर्ज हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो 1,70,000 आज अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। भीतर की आग, बाहर का सन्नाटा। कुवैत से लेकर अम्मान तक 1,70,000 भारतीयों को बाहर निकालने का कार्य जब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तब मीडिया ने उस मिशन पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने भारत सरकार की सफलता, एयर इंडिया का साहस और मानवता की जीत जैसे शीर्षकों से तो सब कुछ दिखाया, मगर वह चेहरा छिपा रह गया जिसने जमीन पर यह चमत्कार किया था, रंजीत कत्याल। पहली रिपोर्ट, अधूरी सच्चाई। एक प्रतिष्ठित अखबार ने पहली बार लिखा, भारत ने अपने नागरिकों को सबसे बड़े ऑपरेशन में सफलतापूर्वक बचाया, 87 उड़ानों में लाए गए प्रवासी। लेकिन जब रिपोर्टर ने आंकड़ों के स्रोत पूछे तो उन्हें एक ही नाम बार बार सुनने को मिला, रंजीत भैया। वो सर जो सब संभाल रहे हैं, वो जो हर दिन राशन बांटते हैं। रिपोर्टर चौंक गया, उसे लगा कोई सरकारी अधिकारी होगा। लेकिन जब उसे पता चला कि ये एक निजी व्यापारी है तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। रंजीत का नाम दबाने की कोशिश। रिपोर्ट जब चैनल के न्यूज रूम में पहुंची तो वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारी बोले, एक बिजनेसमैन को हीरो बनाकर क्या मिलेगा? सरकार का क्रेडिट कम क्यों करें? चलो एयर इंडिया को ही फोकस में रखते हैं। कुछ पत्रकारों ने कोशिश की कि वे रंजीत का इंटरव्यू करें, पर हर बार जवाब मिलता, वह किसी से बात नहीं करना चाहता। वह कहते हैं काम बोलता है, नाम नहीं। जनता की खोज, सोशल मीडिया की सच्चाई। हालांकि मूक मीडिया से इतर सोशल मीडिया पर रंजीत की गाथा चल पड़ी। कुछ लोगों ने जॉर्डन कैंप से फोटो डाले। उनमें रंजीत की पीठ दिख रही थी, कंधे पर राशन का बोरा, आंखों में थकावट और चेहरे पर शांति। कैप्शन लिखा था, ये वही आदमी है जिसने मुझे और मेरी मां को भूख से बचाया। वह फोटो वायरल हो गई। लोग पूछने लगे, कौन है ये? सरकार क्यों नहीं बोल रही इसके बारे में? क्या हर संकट में हमें ऐसे गुमनाम नायक की जरूरत पड़ेगी? राजनीतिक हलचल। कुछ विपक्षी नेताओं ने इस बहाने सरकार पर सवाल उठाए, सर, जब जमीन पर कोई रंजीत कत्याल नाम का आदमी 1,70,000 लोगों को निकाल सकता है तो आपकी मशीनरी क्यों असफल रही? सरकार ने सफाई दी, यह सामूहिक प्रयास था, न कि किसी एक व्यक्ति की मेहनत। लेकिन जनता को अब फर्क दिखने लगा था। रंजीत की प्रतिक्रिया मौन। इन तमाम चर्चाओं के बीच जब एक पत्रकार रंजीत तक पहुंचा और बोला, आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आयोजित कर देंगे, आप चाहें तो किताब भी छप सकती है। रंजीत ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना बोला, अगर मैं कहानी बन जाऊं तो लोग संघर्ष भूल जाएंगे। मैं चाहता हूं लोग सिर्फ यह याद रखें कि एक भारतीय जब चाहे सब कुछ कर सकता है, बिना किसी पद, बिना किसी आदेश। देश में फैलता नाम बिना प्रचार। चाय की दुकानों पर, लोकल ट्रेन में, स्कूलों में लोग कहने लगे, एक आदमी ने 1,70,000 को बचाया, उसने एक भी रुपया नहीं लिया। सरकार तो सोई थी, जागा तो बस वही था। बिना किसी अखबार के हेडलाइन बने, बिना किसी माइक के सामने आए, रंजीत कत्याल एक विचार बन चुका था। एक स्कूल का आयोजन, सम्मान का पल। एक बार दिल्ली के एक स्कूल में बच्चों ने मॉडर्न हीरो विषय पर एक कार्यक्रम रखा। एक छोटी बच्ची ने मंच पर जाकर कहा, मुझे आजादी पर नहीं, वापसी पर गर्व है। रंजीत अंकल ने हमें अपने पापा वापस दिलाए। यह पल वहां बैठे हर अभिभावक को झकझोर गया। अध्यापक ने कहा, अगर इस देश में रंजीत जैसे लोग हैं तो हमें नेताओं की भी जरूरत नहीं। सरकारी चुप्पी, लोगों की आवाज। सरकार जानती थी कि अगर रंजीत को मंच दिया गया तो उनकी व्यवस्था की असलियत सामने आ जाएगी। इसलिए सम्मान सूची में उसका नाम कभी नहीं आया। पर जनता ने रंजीत को वह दर्जा दिया जो कोई सरकारी तमगा नहीं दे सकता।
वह स्कूलों की किताबों में नहीं, लोगों की यादों में पढ़ाया गया। वह म्यूजियम में नहीं, माँ की लोरी में जिया गया। इराक की घबराहट, रंजीत का असर। जैसे ही 1,70,000 भारतीयों के पलायन की खबरें दुनिया भर में फैलने लगीं, इराकी प्रशासन को चिंता सताने लगी। उनके लिए यह अब सिर्फ मानवीय नहीं, बल्कि राजनीतिक पराजय बनता जा रहा था। बगदाद से संदेश आया, अगर भारत इस पलायन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाएगा तो इराक इसका कूटनीतिक विरोध करेगा। इराक चाहता था कि भारत चुपचाप अपने नागरिकों को निकाले, मगर शोर न मचाए। संयुक्त राष्ट्र की नजर। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने जब कुवैत के हालातों पर निगरानी शुरू की तो उन्हें सबसे पहला स्पष्ट संकेत मिला भारतीय मिशन से कि यहां एक अदृश्य मानवीय त्रासदी चल रही है। रंजीत द्वारा भेजे गए आंकड़े, जिनमें हजारों महिलाओं, बच्चों और बीमार नागरिकों की सूची थी, उन पर विशेष समिति ने चर्चा की। UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ने बयान जारी किया, अगर भारत जैसे देश बिना हथियार, बिना हस्तक्षेप इतने लोगों को बचा सकते हैं तो यह विश्व के लिए सीख है। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। उधर अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी, इराक से आपके तेल व्यापार पर असर पड़ सकता है। अगर आपने इस रेस्क्यू को राजनीतिक रूप से प्रस्तुत किया तो हमारे संबंधों में दरार आएगी। भारत के लिए स्थिति नाजुक थी। एक ओर मानवीय कर्तव्य, दूसरी ओर कूटनीतिक मजबूरी। प्रधानमंत्री ने आंतरिक बैठक में कहा, हम अपने नागरिकों को निकाल तो रहे हैं, लेकिन दुनिया को यह दिखाना नहीं चाहते कि हम इराक के खिलाफ हैं। इस बीच रंजीत का हर काम, हर बस, हर सूची, सब कुछ उस अंतर्राष्ट्रीय सतह पर असर डाल रहा था जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं करता था। एक गुप्त मुलाकात, धमकी की छाया। एक रात अम्मान के कैंप में कुछ इराकी एजेंट आए। उन्होंने स्थानीय एजेंसियों के जरिए रंजीत को संदेश भिजवाया, तुम्हारा बहुत नाम हो रहा है, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करो, यह सिर्फ भारतीय मामला है, इसे दुनिया का मुद्दा मत बनाओ। रंजीत मुस्कुराया और अपने एक साथी से कहा, मैं नाम के लिए नहीं निकला हूं, मैं उन लोगों को निकाल रहा हूं जिनकी जिंदगी कोई मानता ही नहीं। उस रात रंजीत की आंखें नहीं झपकीं, पर उसमें डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था कि अगर कोई खामोश रहकर लड़ सकता है तो वह भी शांति से जीत सकता है। एक ईरानी पत्रकार की कहानी। अम्मान कैंप में एक दिन एक युवा पत्रकार आई, लीला नजाफी। वह ईरान की एक स्वतंत्र मीडिया से थी। उसने जब कैंप की स्थिति देखी और रंजीत को देखा तो बोली, मैंने युद्ध देखे हैं, बम देखे हैं, पर इतनी शांति से काम करता आदमी पहली बार देख रही हूं। उसने एक वीडियो रिपोर्ट बनाई जिसका शीर्षक था द मैन हु इवैक्यूएटेड अ नेशन विदाउट अ गन, जिसने बिना हथियार के एक राष्ट्र को बचा लिया। यह वीडियो विश्व स्तर पर वायरल हुआ। विश्व स्तर पर रंजीत एक विचार बन गया। अब रंजीत कोई व्यक्ति नहीं रहा था, वह एक नेतृत्व की परिभाषा बन गया था। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में उसके कार्यशैली पर रिसर्च होने लगी। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने भारत को सिविलियन लीडरशिप मॉडल का उदाहरण बताया और भारत के युवाओं के बीच उसका नाम रंजीत मॉडल से जाना जाने लगा। भारत सरकार की उलझन। ये सब देखकर भारत सरकार थोड़ा घबरा गई। एक मंत्री ने कहा, अगर रंजीत यूएन में बुलाया गया तो हमारा रोल छोटा पड़ जाएगा। दूसरे मंत्री ने जवाब दिया, पर वो न तो भाषण देता है न कोई मांग करता है, वो कोई खतरा नहीं, वो उदाहरण है। रंजीत का जवाब सिर्फ एक पत्र। जब संयुक्त राष्ट्र ने रंजीत को न्यूयॉर्क बुलाया तो उसने शालीनता से मना कर दिया और सिर्फ एक पत्र भेजा, मुझे मंच की नहीं, मेरे लोगों की जरूरत थी। अब जब वे अपने घरों में हैं तो मैं भी अपने मौन में लौट रहा हूं। दिल्ली की जमीन पर रंजीत कत्याल जब दिल्ली पहुंचा तो भारत की मिट्टी को उसने चुपचाप छूकर नमस्ते किया। चारों ओर व्यस्त लोग, भागती गाड़ियां, अखबार में बिना नाम की सुर्खियां, लेकिन उसका मन कहीं और था। कुवैत की वो झुलसती रेत, भीड़ में रोते बच्चे, राशन के लिए कतार में लगे लोग, सब उसकी स्मृतियों में जिंदा थे।
परिवार की खामोश दीवार। रंजीत की पत्नी अमृता कई महीनों बाद उसे देखकर भावुक तो हुई, पर मन में कई सवाल भी थे। तुम क्या ढूंढ रहे थे वहां? हम यहां भी अकेले थे और वहां भी। तुमने सबके लिए जान लगा दी, लेकिन अपने लिए क्या बचाया? रंजीत चुप रहा। उसने न कोई सफाई दी, न कोई गर्व की बात कही। शायद वह जानता था, कभी कभी सबसे करीबी लोग भी उस दर्द को नहीं समझ सकते जो भीतर तक जला चुका हो। बेटी की जिज्ञासा। उसकी छोटी बेटी सिया, जो अब 10 साल की हो चुकी थी, उसे देखती रही। एक दिन उसने पूछा, पापा आप हीरो हो क्या? रंजीत मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, हीरो तो वो होते हैं जो सबके सामने आते हैं। मैं बस काम करने वाला हूं। अधूरी पहचान, अस्वीकार किया हुआ नायक। सरकार ने अंततः एक छोटा सा प्रमाण पत्र भेजा, मानवता के लिए योगदान। रंजीत ने उसे खोला, पढ़ा और एक दराज में रख दिया, जहां कोई देख न सके। उसे किसी मान्यता की इच्छा नहीं थी, लेकिन एक नाम, एक स्मृति शायद दिल के किसी कोने में अभी उसे खोज रही थी। पुराने साथी, दूर होते रिश्ते। जिन साथियों ने कैंप में रंजीत के साथ रातें गुजारी थीं, अब अपने अपने जीवन में लौट चुके थे। कुछ ने तो बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइन कर लीं, कुछ ने एनजीओ शुरू किए और एयरलिफ्ट हीरो के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पर रंजीत ने सब मना कर दिया। किसी प्रेस मीट में नहीं गया, किसी किताब में नाम नहीं दिया, किसी अवार्ड शो में आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अंदर की बेचैनी, पीटीएसडी का साया। हर रात जब रंजीत सोने की कोशिश करता तो उसे वे दिन याद आते। सैकड़ों की भीड़ में दबती महिलाएं, बच्चे जो भूख से बिलखते थे, जया की वो अंतिम सांसें और उसकी आंखों में अधूरी अपेक्षा। रंजीत पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा था, मगर उसे न कोई डॉक्टर दिखा, न किसी काउंसलर से मिला। नई शुरुआत, एक अनाम सेवा केंद्र। चुपचाप उसने एक संस्था की नींव रखी। घर वापसी, एक ऐसा केंद्र जो विदेशों में फंसे मजदूरों के दस्तावेज, वीजा, मेडिकल सहायता और संपर्कों की जानकारी देता था। वह खुद फ्रंट डेस्क पर नहीं बैठता था, बस अंदर बैठकर सब संभालता था। कभी कभी मजदूर उसके दरवाजे तक आते और कहते, हमें किसी रंजीत कत्याल के बारे में बताया गया है। वह मुस्कुराता और कहता, मैं उसे जानता हूं, वह यहीं आसपास है। विरासत से इनकार। एक बड़े फिल्मकार ने संपर्क किया। उसने एयरलिफ्ट पर फिल्म बनानी चाहिए। रंजीत ने मना कर दिया, तुम मेरी कहानी नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैंने वो कहानी किसी नाम के लिए नहीं जी थी। लेखक बोला, कम से कम नाम तो दे दो ताकि लोग सीख सकें। रंजीत ने उत्तर दिया, सीख नाम से नहीं आती, अनुभव से आती है, और मेरा अनुभव अब सिर्फ मेरा है। मां का खत, आत्मा की आवाज। एक दिन रंजीत को अपनी मां का पुराना खत मिला, जो उसने कुवैत में संकट के समय भेजा था, मगर तब वह डाक से पीछे रह गया था। उसमें लिखा था, बेटा, दूसरों को बचाना अगर तुझे खुशी देता है तो वही करना, लेकिन अपने आप को कभी मत खो देना। रंजीत की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वह जानता था वह सबको बचाकर खुद को भूल चुका है। दुनिया की नजर में सन्नाटा, भीतर की तृप्ति। अब वह एक साधारण जीवन जीता था। सुबह उठकर ऑफिस जाता, गरीबों की मदद करता, शाम को छत पर बैठकर पंछियों को देखता। कभी कभी कोई चिट्ठी आती, किसी ने विदेश से लिखा, धन्यवाद रंजीत भाई, मेरी माँ को आप ही लाए थे। पर रंजीत कभी उत्तर नहीं देता। वह बस मुस्कुराता और चिट्ठी को अपनी किताब के बीच दबा देता। रंजीत की तबीयत और शांत पड़ता शरीर। समय बीत रहा था। रंजीत अब 50 के पार था, पर उसकी चाल, सोच और हृदय में वैसी ही तीव्रता थी। फिर भी शरीर जवाब देने लगा था। डॉक्टरों ने कहा, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा और मानसिक थकान, जिसे वह लगातार नजरअंदाज करता आ रहा था। पर एक सुबह जब उसका ऑफिस खुला नहीं और फोन घंटों तक नहीं उठा, लोगों को चिंता हुई। दोपहर को जब पड़ोसी घर पहुंचे तो रंजीत अपने अध्ययन कक्ष में कुर्सी पर बैठा मिला, शांत, स्थिर और चला हुआ। उसकी आंखें बंद थीं और पास में एक खुली डायरी रखी थी। डायरी का आखिरी पन्ना, उस डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, मैं कोई देशभक्त नहीं था, मैं बस किसी को रोता नहीं देख सकता था।
जो मैंने किया वो मैंने डर से नहीं, संवेदना से किया। अगर किसी दिन कोई फिर से यह कहानी पढ़े तो बस याद रखे, हर आदमी के अंदर एक रंजीत छिपा होता है, वो जिसे पहचान की जरूरत नहीं, बस जिम्मेदारी की पुकार चाहिए। कोई अफसर नहीं आया, कोई नेता नहीं बोला। रंजीत के जाने की खबर कुछ एनजीओ और पुराने साथियों तक पहुंची। शहर के एक छोटे से श्मशान घाट में कुछ दर्जन लोग जमा हुए। न कोई पुलिस बंदोबस्त, न तिरंगे में लिपटा शरीर, न माइक, न अखबार, बस एक साधारण लकड़ी की चिता और कुछ आंसू जो चुपचाप जमीन पर गिरे। पुराने चेहरों की वापसी। उसके अंतिम संस्कार में कुछ ऐसे लोग भी आए जो अब बड़े अधिकारी बन चुके थे। कुछ वही थे जिन्हें उसने एयरलिफ्ट में बस की पहली सीट दी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक फूल रखा और सिर झुकाया। बेटी सिया की विदाई। उसकी बेटी सिया, जो अब कॉलेज में थी, उसने अंतिम संस्कार के बाद एक चिट्ठी जलाई। उसमें लिखा था, पापा, अब जब आप चले गए तो पूरा देश शांत है, पर मेरी आत्मा शोर मचा रही है। आप जैसे लोग इतिहास नहीं बनते, आप इतिहास को दिशा देते हैं। 3 साल बाद एक खिड़की। 3 साल बाद दिल्ली में एक पुस्तक प्रदर्शनी लगी। वहां एक छोटी सी किताब सबसे अलग रखी थी। शीर्षक, खिड़की, एक आदमी जिसने लोगों को दुनिया की ओर खोला। लेखक का नाम था अनाम। लोग पूछते रहे, किसने लिखी, किसकी कहानी है? पर किताब के पीछे सिर्फ एक पंक्ति थी, जब एक आदमी बिना नाम के लोगों को घर दिलाता है तो उसका नाम किताब में नहीं, कर्मों में होता है। एनजीओ अब मिशन में बदल चुका था। रंजीत द्वारा शुरू किया गया एनजीओ घर वापसी अब देश के हर राज्य में काम कर रहा था। हर साल हजारों प्रवासी भारत वापस आते और हर एक फॉर्म के नीचे एक लाइन होती थी, यह सेवा रंजीत कत्याल के नाम पर समर्पित है। सरकार की चुप श्रद्धांजलि। कई सालों बाद जब एक सांसद ने संसद में एक चर्चा के दौरान कहा, भारत का इतिहास सिर्फ नायकों से नहीं बल्कि गुमनाम नायकों से बना है, जैसे कि रंजीत कत्याल, तब पूरा सदन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। कोई ताली नहीं बजी, पर एक मौन जो किसी राष्ट्र की आत्मा से निकला था। भारत की नागरिकता का असली अर्थ रंजीत के जीवन ने यह दिखा दिया था कि एक नागरिक का कर्तव्य क्या होता है। उसे पद की नहीं, जिम्मेदारी की पहचान चाहिए। उसे मीडिया की नहीं, आवाज की जरूरत होती है। और उसे पुरस्कार की नहीं, समर्पण की भूख होती है। समाप्ति नहीं, प्रेरणा। आज भी जब कोई हवाई जहाज विदेशी जमीन से भारत की ओर उड़ता है और उसमें कोई बूढ़ा भारतीय हाथ जोड़कर कहता है, जय हिंद, तो आसमान में कहीं रंजीत की आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है उसका नाम भले ही गुमनाम हो गया, पर उसके कर्म अब हर यात्रा में जीवित हैं।